आज इलेक्शन कमीशन पे हमें एतमाद है क्योंकि हमारा भी इनपुट है। पहले तो इनके अपने थे ना। सारी इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। इलेक्शन कमिश्नर तुम्हारा नाम लिखा जाएगा पाकिस्तान के खुदारों में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बिल्कुल एक नून लीग का प्लांटेड एजेंट है, इस पे कोई एतमाद नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इसको तो नून लीग के अंदर कोई ऑफिस का ओहदा दे दो। किसी को एतमाद नहीं है इलेक्शन कमीशन। जो इन्होंने हल्का बंदियां की, सारी जगह से कंप्लेंट्स आ रही है। साफ और शफाफ इलेक्शन इस इलेक्शन कमीशन के अंदर नीचे कभी भी नहीं हो सकता। इलेक्शन कमिश्नर को आज कहूंगा कि आपके पास रास्ता है, आप रिजाइन करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरे सवाल। नाज़रीन, मेरे कप्तान ने ऐवान इक़्तिदार में 3.5 बरस मजे से गुजारे। इसकी वजह सबको ही इल्म है, एक पेज। मगर जब इस सफ़े पर वक्त की धूल जमी और हालात ने इसे बुसीदा करके फाड़ दिया तो मेरे कप्तान जलाल में आ गए। इसके साथ साथ उनके गैज़ व गज़ब की आंधी चली तो मुल्क के सभी इदारे इसकी लपेट में आ गए। अदलिया, एस्टैब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन सब पर ही मेरे कप्तान ने नशिस्त बांध ली। 17 जुलाई के ज़िमनी इलेक्शन में गैर मुतवक्के कामयाबी और दोस्त मोहम्मद मदनी की रूलिंग खत्म होने के बाद एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया पर मेरे कप्तान ने हाथ हल्का कर दिया। अब बेचारा इलेक्शन कमीशन इस आंधी का तन्हा सामना कर रहा है। कल तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर अरकान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला किया और आज जब मेरे कप्तान वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की कुर्सी पर बैठे मीटिंग कर रहे थे तो पंजाब असेंबली में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ करारदाद मंजूर हो चुकी थी जिसमें उनसे मुस्ताफी होने का मुतालबा किया गया। ऐसी ही करारदाद KP असेंबली से भी जल्द मुतवक्के है। मेरे कप्तान और उनकी तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमीशन पर हमलों में शिद्दत की वजह समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं। इन हमलों में तेजी फॉरेन फंडिंग केस का फैसला महफूज होने के बाद आई है। तहरीक इंसाफ के अंदरूनी हलकों में यह एहसास मौजूद है कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्जला बर्पा कर सकता है। मेरे कप्तान अपने ही लगाए हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान के खिलाफ क्यों हुए, इसकी वजह वाकिफान हाल कुछ यूं बताते हैं कि इस साल जनवरी में मेरे कप्तान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर से खुफिया मुलाकात की सूझी। उन्होंने आला ओहदे पर फाइज बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाली एक शख्सियत के जरिए पैगाम भिजवाया, मगर सिकंदर सुल्तान राजा ने खुफिया मुलाकात से इनकार कर दिया और इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में मुलाकात पर इसरार किया। खुफिया मुलाकात से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को राम करने की यह कोशिश पहली तो हरगिज नहीं थी, लेकिन आखिरी जरूर साबित हुई क्योंकि मेरे कप्तान की ख्वाहिश को ठुकराने की गुस्ताखी उनसे सरजद हो चुकी थी और उनका नाम नाकाबिले माफी लोगों की फहरिस्त में डाला जा चुका था। हैरत की बात यह है कि तहरीक इंसाफ के दूसरे खिलाड़ियों ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बायकॉट नहीं किया। मेरे कप्तान के फिलहाल नायब कप्तान शाह महमूद कुरैशी ने चंद दिन कबल ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर से तकरीबन 1.5 घंटे की मुलाकात की है। इस वक्त सिकंदर सुल्तान राजा मेरे कप्तान का टारगेट नंबर 1 है। यही राजा साहब किसी दौर में मेरे कप्तान की आंखों का तारा भी रहे हैं, लेकिन मेरे कप्तान का मिजाज सावंद रुत की मानंद बदलता है जिसमें आजकल गरज चमक का समा है। गालिबन मेरे कप्तान भूल गए हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंतखाब के वक्त सिकंदर सुल्तान राजा का नाम किसी और ने नहीं बल्कि खुद मेरे कप्तान ने भेजा था। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि उनको किसी अहम ओहदे पर तैनात करने की सिफारिश शेख रशीद ने की थी। यह सिफारिश ज़बानी कलामी नहीं थी बल्कि फर्जंद लाल हवेली ने बतौर वजीर रेलवे वजीर आजम को तहरीरी खत लिखा था। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मेरे कप्तान की मुहिम उरूज पर है। इस मुहिम का नतीजा जो भी हो, मगर अवाम के जहनों में सवाल तो पैदा होते हैं। इस मंजरनामे पर अवाम 5 सवाल पूछती है। सवाल नंबर 1, क्या सूबाई असेंबलियों के करारदाद से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आया जा सकता है? इसका जवाब है नहीं। तो फिर सवाल यह है कि जिस चीफ इलेक्शन के तहत होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के 15 MPs असेंबली में पहुंचे, उसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ करारदाद मंजूर कराने से क्या होगा? सवाल नंबर 2, क्या एक मुंतखब जमहूरी वजीर आजम को जेब देता है कि वो आईनी ओहदे पर फायज चीफ इलेक्शन कमिश्नर से खुफिया मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार करे? और आखिर इस मुलाकात का एजेंडा क्या था? सवाल नंबर 3, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वजीर आजम से खुफिया मुलाकात से इनकार करके क्या गलत किया? सवाल नंबर 4, शेख रशीद ने सिकंदर सुल्तान राजा की सिफारिश की, तो फिर आज शेख रशीद किस तरह उसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बात कर रहे हैं? सवाल नंबर 5, मेरे कप्तान ने हालिया दिनों में यह इल्जाम भी लगाया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर की गई थी। अगर यह सच है
तो मेरे कप्तान एक ही बार वो सारे काम और तैनातियां बता दें जो उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर की थी। इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। वजीर आजम, बल्कि मैं कहूँ वजीर आजम इमरान खान साहब लाहौर के दौरे पर हैं और मैंने उनको अभी थोड़ी देर पहले वजीर आजम क्यों कहा, इसकी थोड़ी देर में मैं आपको वजह भी बताऊंगा, तो प्रोग्राम में आगे चल के। लेकिन सबसे पहले मामला जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का है, आखिर उनके ऊपर ये हालिया तनकीद इतनी ज़्यादा क्यों शुरू हो गई है कि करारदादें भी मंजूर होना शुरू हो चुकी हैं असेंबलियों में। इस पर ज़रा तफसील से बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। मुस्लिम लीग नून से उनकी सीनियर रहनुमा अज़मा बुखारी साहिबा आज हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हबीब अकरम साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और सीनियर सहाफ़ी एजाज सैयद साहब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले हबीब अकरम साहब, मैं आपसे ज़रा पूछना चाहूँगा सर, ये क्या वजह है एकदम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा गोलाबारी शुरू हो गई है खान साहब की तरफ से और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है? देखिए, ख़ास तौर पर दो वाक़यात ऐसे हैं जो बराह रास्त ऐसा लगता है कि जैसे अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये कदम ना उठाते तो बहुत बेहतर होता। ठीक। मिसाल के तौर पे वो अदालत में तशरीफ़ ले गए अप्रैल के आगाज़ में और जाके उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन, जिसे हर वक्त राज़ी होना चाहिए कि अगर कहीं इंडिपेंडेंटली इलेक्शन करवाना है तो मैंने 60 दिन के अंदर करवाना है और अगर असम्बली टूट गई तो मैंने 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना है। ठीक है। वो अदालत में तशरीफ़ ले गए और वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि मैं तो अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं करवा सकता। ठीक है। और उस वक्त पीटीआई इलेक्शन करवाना चाह रही थी। उनके इस स्टेटमेंट ने पीटीआई के लिए काफ़ी मुश्किलात क्रिएट कर दी और फिर अदालत के अंदर ये फैसला भी हुआ कि जनाब फिर रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। दूसरी बात यह है कि जो 5 सीटें मखसूस नशिस्तें, 5 मखसूस नशिस्तों के ऊपर बेशक किसी फैसले के ऊपर, किसी एडजुडिकेशन के ऊपर किसी को पकड़ा नहीं जा सकता, उसको मुत्तहिम नहीं किया जा सकता, लेकिन मंसूर एक फ़ैसला पहले होता है और दूसरा फिर यूँ होता है कि जनाब 5 जो डिफेक्टर्स हैं उन्हें उनकी नशिस्तों से डी-सीट किया जाता है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके दीगर जो अरकान हैं वो ये फैसला करते हैं कि यूँ और यूँ और यूँ करके ये 5 सीटें एक्चुअली 17 जुलाई के बाद दी जाएंगी। ठीक है। और अदालत में ये फैसला 1 सेकंड के लिए नहीं खड़ा होता। ठीक। और हमारे इलेक्शन कमीशन अक्ल सलीम पर भी ये फैसला पूरा नहीं उतरता, आखिर उसने ये फैसला क्यों किया? ठीक है। तो लिहाजा इन 2 फैसलों से इलेक्शन कमीशन की पोजीशन बड़ी वाज़ेह हो जाती है। ठीक। जो अगर पॉलिटिकली देखा जाए हो सकता है कि कानूनी तौर पर दुरुस्त हो सारी चीजें, लेकिन आपका जो पहला जो पॉइंट था ना, आपका जो पहला पॉइंट था उस पे चूंकि जाहिर बात है यहाँ पे इलेक्शन कमीशन तो है नहीं, लेकिन मैं उनका मौक़िफ़ सिर्फ आपके सामने रख देता हूँ। उनका पॉइंट ये है कि जी हमने 16 खतूत लिखे उस वक्त के साबिक मतलब इमरान खान साहब को, साबिक वज़ीर आज़म को, और उनको हमने कहा कि जनाब सेंसस के हवाले से आप कोई फ़ैसला कीजिए क्योंकि हमने डीलिमिटेशंस करनी है तमाम हलकों की। और जब सुप्रीम कोर्ट ने हमसे सवाल किया तो तब तक हम डीलिमिटेशंस नहीं कर सके थे, जिसके लिए करना बहुत ज़रूरी था। आज इस वक्त, आज जिस तारीख में ये प्रोग्राम हो रहा है, तो अब इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ ये है कि जी वो डीलिमिटेशंस हो चुकी हैं, नाउ वी आर रेडी। आज बेशक अगर इलेक्शन कॉल होते हैं तो बेशक हम उसके लिए तैयार हैं। उनके एक अदना तालिब इल्म के तौर पे अर्ज करूंगा कि ये महज एक बहाना है। ओके। एक बहाने के सिवा और कुछ नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर खत लिखता रहता है कि जनाब हमें ये करना है, हमें ये करना है, लेकिन अगर असम्बली टूट जाए तो फिर उसे ये नहीं बताना होता कि मेरे पास डिलिमिटेशंस मुकम्मल नहीं है। ठीक। उसे ये नहीं कहना कि मेरा इलेक्टोरल रोल मुकम्मल नहीं है। ठीक। उसे ये कहना है कि जनाब जो पहले मेरे पास मौजूद सिलसिला है उसके ऊपर आइंदा 90 दिन के अंदर मैं इलेक्शन करवा दूंगा। ठीक है। तो बस ये करवाना। ये बेसिकली सब कुछ कासिम सूरी साहब की वो जो जी उसको उसमें हुआ था। तो कासिम सूरी साहब, यानी अगर आपके ख्याल में अगर जो मैं आपका आर्गुमेंट समझाऊं कि अगर उस दिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये मौक़िफ़ ना लिया जाता तो कासिम सूरी के हवाले से फैसला मुख्तलिफ होता? नहीं, ये ना भी हो, ये ना भी हो। असल बात यह है कि क्या अगर मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर हूं तो मुझे जाके अदालत में क्या कहना है? ठीक है। मुझे तो जाके यही कहना है कि जनाब हाँ मैं 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उस वक्त कहूँ कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास डंडी नहीं है, मेरे पास पेन नहीं है, कागज़ नहीं है, तो मंसूर कितनी मज़े की ये नौकरी है कि आप सरकारी गाड़ी चलाएं, आप सरकार से पैसे लें, आप एक इंडिपेंडेंट ओहदा एंजॉय कर रहे हों, शोफर ड्रिवन आपके इर्द गिर्द गाड़ियाँ चल रही हों, और जब आपकी नौकरी का टाइम आए और आप जाके कहते नहीं सॉरी आज अभी मैं तैयार नहीं हूँ, मैं अभी ठीक है। क्या आप और मैं अपने टीवी चैनल्स को ये कह सकते हैं कि आज हम प्रोग्राम के लिए तैयार नहीं? इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। एजाज सैयद साहब, आपने हबीब अकरम साहब की गुफ्तगू सुनी, वो ये कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से भी कोताहियाँ हैं
गलतियां हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गुस्सा जो है वो कुछ हद तक जायज़ भी लगता है। जब उनसे पूछा गया कि जी इलेक्शन के लिए आप तैयार हैं तो उन्होंने कहा जी नहीं अभी हम तैयार नहीं हैं, तो जिसकी वजह से काफ़ी हद तक ये गुस्सा जो है वो जायज़ भी लगता है। मंसूर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने हबीब भाई की बातें बड़े गौर से सुनी हैं। हबीब साहब का जो पूरा इस्तदलाल है वो इस बुनियाद पे खड़ा है कि चूँकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान 3 अप्रैल के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई कि हम आज सैयद साहब की नाज़रीन हम इसलिए आवाज़ नहीं सुन पा रहे क्योंकि ये जहाँ पे मौजूद है वहाँ पे बारिश हो रही है जिसकी वजह से सिग्नल लॉस इस वक्त हो रहा है, तो इसके लिए मैं माजरत खा हूँ। अज़मा बुखारी साहबा, आप इतनी देर तक मैं आपसे ये सवाल कर लेता हूँ। हबीब साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कंसर्न्स हैं वो इस वजह से भी हैं, तो इवेंट के अंदर वेटेज लगता है आपको? शुक्रिया मंसूर। नहीं, माजरत के साथ हबीब अकरम साहब बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लेकिन बहुत ही पीटीआई की तरह की बहुत ही अजीब सी भौंडी मैं समझती हूँ कि ये जितने भी इस्तेदाल, मैं बारी बारी उन सबको बात करना चाहूँगी। पहली तो बात यह है कि ये गोलाबारी जो है ये डस्का इलेक्शन से शुरू हुई थी। ये आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जब डस्का इलेक्शन में धुंध छाई थी और जो है वो री इलेक्शन का हुक्म हुआ था, इमरान खान साहब के पहले दिन जो है वो उस हिट लिस्ट पे इलेक्शन कमीशन तब आया था, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो वक्त से पहले इलेक्शंस की जो बात की है, मतलब बड़े अफसोस की बात है, थोड़े से हमें हालात वाक़यात सामने रखने चाहिए। ये वाकई दुरुस्त है कि आप नहीं कह सकते मेरे पास डंडी नहीं है, फलाना नहीं है, लेकिन वो डंडी जो है वो प्रोवाइड करना हुकूमत का काम होता है। जो हुकूमत थी पीटीआई की वो ईवीएम का कानून पास कर चुकी थी और ईवीएम के ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, सेनेट की कमेटी हो, प्रेसिडेंसी के अंदर मीटिंग हो, वो उसके ऊपर तमाम स्टेक होल्डर के साथ बैठ भी रहे थे, अपने इतराज़ात भी जारी कर रहे थे। और जिस रात ये फैसला हुआ, आपको इस ज़हन में रखना चाहिए कि उस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी और उसके बाद आकर हुकूमत ने जो है वो ईवीएम का कानून ख़त्म किया। तो उस वक्त जो सर्कमस्टांसिस थे उसमें जो है, और जब कानून कहता है, कानून के तालिब इल्म होने के हवाले से हबीब साहब ने कहा, तो कानून के तालिब इल्म होने के हवाले से ये मालूम होना चाहिए कि सेंसस और जो हल्का बंदियां हैं उनके बगैर इलेक्शन नहीं हो सकता था। तो ये भी एक, मैं नहीं समझती कि कोई जो है वो बेहतर जो है वो होगा। फिर उसके बाद जो जैसे ही तहकीकाती रिपोर्ट आई फॉरेन फंडिंग केस की, जिसके अंदर इन्होंने बहुत कोशिश की उसको क्लासिफाई कर दें, उसको पब्लिक ना करें, उसके ऊपर वो बहुत सारे पहले स्टे तो चल ही रहे थे, लेकिन वो जो तहकीकाती रिपोर्ट जब सामने आई उसको रोकने की बहुत कोशिश की पीटीआई ने फॉरेन फंडिंग के केस के हवाले से। जब वो तहकीकाती रिपोर्ट नहीं रुकी, उसके बाद इमरान खान साहब ने फिर जो है वो फैसला किया कि अब तो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा और अब जो है वो अब ज़ीरो टॉलरेंस होगी। और उसके ऊपर जो 5 मखसूस नशिस्तों वाली बात की है हबीब अकरम साहब ने, मैं भी थोड़ी सी कानून की तालिब इल्म हूँ और मुझे भी 20 साल पंजाब असम्बली में हो गए हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स देखते हुए हो गए हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में पहला वाकया था जिसका कोई प्रेसिडेंट मौजूद नहीं था कि अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग डी सीट हों, चूंकि मर्दों की नशिस्तों के हिसाब से औरतों की नशिस्तें जो है वो तय की जाती हैं, उसका तयन होता है कानून के तहत। तो जब ये 20 नशिस्तों का मतलब 4 खवातीन की रिजर्व सीटें थी और उसके ऊपर जब आप नेक टू नेक थे अपोजिशन और हुकूमत, तो वहां पर यह फैसला आना जो है वो यकीनन उसके ऊपर एक ये क्वेश्चन ऑफ लॉ था, जिसको क्वेश्चन ऑफ लॉ को जो है वो ना था, एक सेकंड के लिए खड़ा नहीं हुआ। ये मैं नहीं समझती, मेरा ख्याल है अभी आपको दोबारा देखने की जरूरत है। इसके ऊपर बहुत सारी पेशियां हुई, बहुत सारी चीजें हुई और उसके बाद जो है वो हमारी आज भी, बाय द वे आपको इत्तला के लिए, कि आज भी हमारी इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो पेंडिंग है। वो कदर की बात है जी, हमारी पेंडिंग रहती हैं चीजें और उनके लिए जो है वो जल्दी फैसला हो जाता है। हमारे तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद और कानून के क्वेश्चन ऑफ लॉ के बावजूद वो रिजर्व सीटें जो है वो उनको दे दी गई, उनको एक साय ऑफ रिलीफ मिला। तो इलेक्शन कमीशन ने बुरे काम भी और भी बहुत किए हैं। वो यही 17 नशिस्तें, जो 16 नशिस्तें ये जीते 15 पीटीआई वाले, वो इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंडर जीते। और उसके बाद जो डी सीट करने का मशहूर ज़माना फैसला आया, जिसकी इमरान खान ने जिसकी सियासत को में एक रूप हो की, वो भी इसी इलेक्शन कमीशन के थ्रू आया था। तो इलेक्शन कमीशन के गुनाहों में मैं जरा एजाज सईद साहब को ले लूं। अज़मा साहब जरा मुझे मौका दीजिएगा। एजाज, वी लॉस्ट यू, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका वीडियो लिंक हम दोबारा बहाल करें। आप जरा कमेंट कर रहे थे, हबीब साहब ने चंद पॉइंट्स रेज किए कि जनाब ये वजह है जहां से एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तैयार होना चाहिए था इलेक्शंस के लिए, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके ये बात कह दी। तो जब हमें इस किस्म की फैसिलिटी नहीं दी जा सकती कि आप ये कहें कि जी मैं अपनी जॉब के लिए तैयार नहीं हूं, तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर गुस्सा जो है वो जायज़ बनता है। फिर
मंसूर भाई, मैंने हबीब भाई की बातें बड़ी गौर से सुनी है। एक तो उनका इस्तदलाल ये था कि ये सारा जो काम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ शुरू हुआ है वो 3 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई और 7 अप्रैल को उसका फैसला हुआ। उस समाअत के दौरान जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन ना करवाने की वजह जो दी उसकी वजह से हुआ, ये ऐसी बात नहीं है। इमरान खान साहब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर जो तनकीद कर रहे हैं वो उससे बहुत पहले से कर रहे हैं। जब ज़मीनी इंतखाबात हुए थे पंजाब में, डक्का वाला मामला, वो उसके ऊपर इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अप्रोच किया था और अपनी मन मर्जी का जब फैसला नहीं हुआ था तो फिर इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की दरख्वास्त की थी, जिसका मंसूर आपने शुरू में अपने प्रोग्राम के शुरू में जिक्र भी किया। फिर जब वो मुलाकातों से भी इनकार हो गया, दोबारा मुलाकातों की कोशिश की, वो भी इनकार हो गया, तो फिर इमरान खान साहब ने पब्लिकली उनको तनकीद करना शुरू कर दी। अब जो ये बात कही जा रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट मैं एजाज इसके अंदर एक चीज सिर्फ ऐड कर दूं कि इसमें मैं शुरू में नहीं बता सका, मेरी इतला के मुताबिक खान साहब का वो जो पैगाम था वो उसमें सिर्फ खान साहब नहीं एक और शख्सियत के हवाले से भी दरख्वास्त की गई थी कि वो भी उस मीटिंग के अंदर बैठेंगे, जस्ट टू ऐड इन दैट स्टोरी। जी प्लीज कंटिन्यू। मैं आपको बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ, आपके प्रोग्राम की साथ से बहुत सारी बातें हुई हैं। मैं आज तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट में एक दफा मेरी मुलाकात हुई थी जिस दिन उन्होंने ये बयान दिया था, मैं उस दिन कोर्ट में था। लेकिन मैं आपको ये जिम्मेदारी से ये बता रहा हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो पैगाम दिया गया था मेरी इतला के मुताबिक वो सादिक संजरानी जनाब चेयरमैन सेनेट ने लाहौर जाकर दिया था कि इमरान खान साहब आपसे मिलना चाहते हैं। तो एक बात तो ये है। और सादिक संजरानी साहब ने किस तरह पैंतरे बदले हैं आपको पता है। अभी उनका ताज़ा पैंतरा क्या है वो भी आपको पता है। और सादिक संजरानी जो है वो किसकी नुमाइंदगी करते रहे हैं माजी करीब में, ये मुझे और आपको पता है। ये सारी कहानी मुझे और आपको पता है। हर कमिंग बैक टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। दूसरी बात ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आपने शुरू में बताया कि तैनात भी इन्होंने किया, फिर इख्तलाफ हो गए, इनको हटाना चाहते थे। इमरान खान साहब की एक स्ट्रैटेजी है। मंसूर आपके बारे में भी, मेरे बारे में भी, जनाब हबीब भाई के बारे में भी, मेरा आपका और हम तीनों का किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं जिम्मेदारी से आपको मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से, आप किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है और सारी सियासी जमातों से भी ताल्लुक है क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं। हबीब साहब भी यही है। इमरान खान साहब का एक स्ट्रैटेजी है, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है। और जब मैं ये कह रहा हूँ स्ट्रैटेजी है तो ये मैं लिखी पढ़ी बात कह रहा हूँ। ये इन्होंने मीटिंग्स में ये बातें कही हैं कि जो बंदा इमरान खान साहब को तनकीद करे या इमरान खान साहब की एजेंडा से हट के पॉलिसी लाने की करे कोशिश, तो इमरान खान साहब का तरीका है, बड़े अदब से कहूँगा, कि वो सबसे पहले उस बंदे को कंट्रोवर्शियल करते हैं। वो कहते हैं ना, पेंट हिम ब्लैक। ठीक है, तो पहले उसे ब्लैक पेंट किया जाता है ताकि उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो खत्म हो जाए। मैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब से, जिस तरह मैंने बताया, मैं कभी नहीं मिला, ना मैं उनको जानता हूँ, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स उनके साथ काम करते रहे हैं उनकी तारीफ करते हैं और उनके बारे में अच्छी बात करते हैं। उनका जो माजी का रिकॉर्ड है, किसी किस्म की माली करप्शन का कोई उनके ऊपर इल्जाम अभी तक एजाज, होल्ड योर थॉट हियर। एजाज, मैं एक मिनट में ये हबीब साहब का कमेंट मैं चाहूँगा इस सारी चीज़ के ऊपर। हबीब साहब, ये जो वाकई ये बात है, मतलब ये खुफिया मुलाकात की दरख्वास्त करना, और ये एजाज कह रहे हैं सादिक संजरानी साहब के ज़रिए ये पैगाम पहुँचवाया गया और जब उसके बाद वो नहीं हुआ, और मैं आई डोंट नो वेदर आई टोल्ड दिस और नॉट, लेकिन ये जनवरी के अंदर, इसी साल जनवरी के अंदर ये सब कुछ हुआ था। और ये जो किसी को ब्लैक पेंट करना और उसकी क्रेडिबिलिटी को हिट कर देना, ये तो बिका हुआ है, इसने तो पैसे ले लिए हैं। अक्सर खान साहब करते रहते हैं इस किस्म के इल्जाम लगाते हैं। हमारे पॉलिटिशियंस का तरीक़ाकार है ना, वो हमेशा यही रहता है। हाँ। ये इसमें इमरान खान या कोई और किसी एक को इस्तिस्ना हासिल नहीं है। अभी आप देखिए कि मेरी बहन अज़मा ने क्या किया। अज़मा ने मेरी दलील को भोंडी कह के बात शुरू की। हाँ। तो सियासतदानों को ये अलाउंस होता है कि वो किसी को कुछ भी कह सकते हैं, एडजेक्टिव्स का वाफर इस्तेमाल करते हैं और जिसके साथ चाहे जो नाम लगा देते हैं। तो लिहाजा ये सियासतदानों के अलाउंसेस हैं जो उन्हें मिलते हैं। चंद कुछ अर्सा पहले हम नवाज शरीफ साहब क्या कहते थे, बुग़्ज़ व हसद से भरे हुए लोग। एजाज वांट्स टू ऐड समथिंग। एजाज, बी क्विक प्लीज। जी अभी भाई, मैं अभी किसी पार्टी या किसी लीडर के खिलाफ नहीं होना चाहता, लेकिन मैं अर्ज ये करूंगा कि आप ये मैं बड़े अदब से कहूंगा, आप बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं।
मुझे नाम लेके हबीब साहब बताएं ना कि क्या आसफ अली जरदारी ने कहा कि हबीब अकरम, मंसूर अली खान, उमर चीमा या और कोई जर्नलिस्ट नाम ले लें कि ये लिफाफा है? मुझे बताएं, कभी किसी सियासतदान ने ये कहा? नहीं कहते, सिर्फ एक लीडर कहते हैं। मैं आपसे सिर्फ गुजारिश ये करूंगा, देखिए हम जर्नलिस्ट का काम पॉलिटिशियंस की एजाज बात आप जर्नलिस्टों को कह रहे हैं कि पॉलिटिशियंस जो है वो जर्नलिस्ट के ऊपर जो इल्जाम लगाते हैं, सिर्फ खान साहब की तरफ से ये इस किस्म का इल्जाम जो है ना जर्नलिस्ट के ऊपर लगाया जाता है, वो ये इस बात में खान साहब यकता है। अच्छा। इस बात में ये बात आई एग्री कि इस बात में खान साहब वो वाहिद मिसाल है जो जर्नलिस्टों का नाम लेकर भी उन पर इल्जाम लगा सकते हैं, लेकिन और नाम लेके सपोर्ट भी करते हैं, और नाम लेके सपोर्ट भी करते हैं। और लेकिन मसला यह है, नहीं मसला अली जरदारी साहब भी नाम लेके सपोर्ट कर देते हैं। खाली बात अब वहां तक नहीं है, लेकिन इसके साथ तो एतराज इस बात पे है कि जो जर्नलिस्ट, मैं, आप, मंसूर, हम सारे वो लोग हैं जो नवाज शरीफ साहब के ऊपर तनकीद करते रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब पे तनकीद करते रहे हैं, आसफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो पे तनकीद करते रहे हैं। हमें कभी इन लोगों ने तो लिफाफा नहीं कहा, हम एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर हबीब साहब जर्नलिस्टों की हो रही है, मैं उसमें वो वी कैन डिस्कस लेटर। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपकी बात से एग्री करता हूं कि खान साहब यूनिक है इस मामले में। ठीक। दूसरी बात यह है कि देखिए जहां तक जो सरकारी इदारे हैं उनके ऊपर क्या तनकीद पहले कभी नहीं हुई और क्या नहीं होनी चाहिए, हमेशा और होती रहनी चाहिए। इसी तरह इदारे अपना रास्ता, अपना कोर्स जो है वो हैं, और दिस इज़ वाई कि पॉलिटिशियंस को बोलने की आज़ादी दी जाती है, दिस इज़ वाई कि ये जमहूरियत के अंदर ही सारी बातें होती हैं। देखिए जहाँ तक मामला है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस वक्त, आप ये बताइए कि क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एतमाद होना चाहिए? नहीं होना? बिल्कुल होना चाहिए ना, होना चाहिए। अब जब एक इस वक्त तक नंबर्स के एतबार से सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप किसी एक ओहदेदार के बारे में कह रही है जिसका काम है पॉलिटिकल पार्टीज को बैलेंस करके चलना, उसके बारे में ये कह रही है और बाइसरार ये कह रही है कि ये हमारे खिलाफ है, तो उसके बाद फिर मेरा ख्याल है कि खुद पॉलिटिकल यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट सिर्फ रेज होता है, लेकिन इस आर्गुमेंट का क्या करें जी? मैं एक मिनट, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सनैलिटी जो सिर्फ अपने आर्गुमेंट को विन करने के लिए अगले की क्रेडिबिलिटी का बेड़ा गर्क कर देता है, और ये हैबिचुअल है उनकी, हैबिचुअल आदत है उनकी। और ये वो जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी की बात कर रहे थे, हम उसकी भी, मैं इमरान खान का यहाँ पे तहलील नफ्सी करने के लिए नहीं बैठा हूँ, ना आप बैठे हुए। अहम बात यह है कि क्या वो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह है या नहीं है, तो दैट्स द पॉइंट। तो वो हबीब साहब वो तो कल को किसी के भी उंगली उठा दें, जी जो उनकी बात ना माने तो हम बिल्कुल ये बात जहन में रखनी चाहिए हमें। हम इस बात को बहुत ही बड़े ब्रश के साथ प्लेन कर देते हैं। क्या पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स को ये हक नहीं है कि वो अपने इदारों पे, अपने लोगों के बारे में बात करें? ठीक है, अच्छा, आई हैव टू टेक अ ब्रेक। मैं सॉरी, मुझे पता है बहुत जबरदस्त पॉइंट के ऊपर जो है इस वक्त हमारी डिस्कशन हो रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे जो प्रोड्यूसर साहब हैं ना वो हर आर्गुमेंट से ऊपर हैं और मुझे उनकी सुननी पड़ती है और मैं उनके ऊपर कोई इल्जाम भी नहीं लगा सकता। एक ब्रेक के बाद डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन हो रही थी, अनफॉर्चुनेटली मुझे ब्रेक लेनी पड़ी। मैं हबीब साहब को मौका दूंगा, पहले वो अपनी बात कंप्लीट करें, फिर मैं बाकी मेहमानों से भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूं। हबीब साहब प्लीज। जी, मैं अर्ज कर रहा था कि खान साहब जो हैं या कोई भी जो सियासतदान है, उसको ये हक है कि वो पाकिस्तान के इदारों पर तनकीद करे, इदारों के सरबराहान पर तनकीद करे। क्या हमने जावेद इकबाल, जो जस्टिस जावेद इकबाल थे, नैब के चेयरमैन थे, उनके ऊपर तनकीद PMLN की नहीं सुनी? हत्ता के शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि मुझे अफसोस है कि मैंने साकिब निसार साहब साकिब निसार साहब पे तनकीद नहीं सुनी। देखिए, दिस इज़ वाई कि सियासतदानों को ये बात करने का हक और इख्तियार होना चाहिए कि ताकि उनके जो इदारे हैं वो बैलेंस में रहें, तवाज़ुन में रहें। जब इदारों के बारे में ये तासुर पैदा होना शुरू हो जाए कि वो किसी एक तरफ झुक गए हैं या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ झुक गए हैं या अपने ख्याल पॉलिसी के मुताबिक नहीं अपने ख्यालात की रौ में बह रहे हैं, तो उस वक्त मेरा ख्याल है कि सियासतदानों को बल्कि सहाफ़ियों को भी ये इस्तेहकाक है कि वो ये बात करें कि जनाब आप अपना रास्ता दुरुस्त कर लें। तो लिहाजा इसमें फी नफसी ही मैं कोई खराबी नहीं देखता कि जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब या चीफ इलेक्शन कमीशन को हम बेगर दैन मतलब एक अपनी मुकद्दस गायों के बारे में एक और मुकद्दस गाय डाल। अज़मा साहिबा, ये तो हकीकत है कि मुस्लिम लीग नून भी जो है बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी हबीब साहब ने कि आप नायब चेयरमैन के ऊपर तनकीद करती रही,
साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के हवाले से तो पता नहीं अल्फाज तक ऐसे ऐसे इस्तेमाल किए गए, तो फिर इमरान खान साहब के ऊपर क्यों ये कहा जाए कि जनाब आप क्यों तनकीद करते हैं? देखिए, पहले तो मैं पिछली एक बात, भोंडी जो है वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड नहीं है, और मैंने दलील की बात की, और ये जमहूरियत पे बिलीव करते हैं हबीब भाई, हबीब अकरम साहब जो है वो बिलीव करते। मुझे बात पूरी कर लेने दें प्लीज, आई वांट टू कंप्लीट माय सेंटेंस प्लीज। जो दलील है उसको मेरा हक है कि मैं उसको भोंडी कह सकूं, और मैंने कहा कि पीटीआई भी यही दलील देती है, भोंडी दलील देती है, और मैं उसको भोंडा समझती हूँ। और मैंने इसके ऊपर बात भी की, मैंने पिछली बार में, अगर किसी को समझ में आई भी हो तो मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी कि मैं उसको भोंडा क्यों समझती हूँ। तो ये मेरा भी राइट है, सिर्फ सहाफ़ियों के पास ये राइट नहीं है कि वो जो भी जिसको मर्जी बैठकर जो है वो उनको जो है फीड किया जाए, फिर वो किसी को चोर डाकू बैठ कर डिक्लेयर कर दें, और उसके बाद जो है वो कहें कि अब चूँकि हमें बता दिया गया है कि आप चोर डाकू हैं, और आप एक लाइन टो करें, सिर्फ वही साफ़ी होते हैं। तो बिल्कुल साफ़ियों को भी हक है, वो जो चाहें वो कहें, लेकिन अगर मुझे कोई दलील अच्छी नहीं लगी तो मैं उसको पार्लियामेंट्री वर्ड्स के अंदर उसको क्रिटिसाइज़ कर सकती हूँ। बात जाते हैं दूसरा जो आपने सवाल किया, अभी आपने बड़ी अच्छी 2 एग्जांपल्स मुझे दी। एक एग्जांपल आपने दी जावेद इकबाल साहब की, दूसरी आपने एग्जांपल दी साकिब निसार की। मुझे ये बताइए कि क्या उनको वक्त से पहले हटाया गया? वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स पे थे ना, उन्होंने जो दिल चाहा किया। जावेद इकबाल साहब ने तमाम सियासी मुखालफिन इमरान खान के, उनको चुन चुन कर अकूबत खानों में डाला, उनकी मर्जी के जो है वो उनको रिमांड दिए गए, उनको जो है वो अपनी मर्जी से जो भी वो ट्रीटमेंट करना चाहते थे उनको करने को दिया गया। हमने तनकीद की, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि लाडला हूँ मैं और मैं जिसको कह दूंगा सिर्फ वो जिंदा रहेगा इस मुल्क में। साकिब निसार साहब ने क्या नहीं किया? साकिब निसार साहब की एक लंबी लाइन है जो जराइम की, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, ये जो आपने एक ही लाइन दोनों अशखास के बारे में दी कि उन्होंने क्या नहीं किया, तो फिर इसी तरह का आर्गुमेंट तो इमरान खान साहब भी दे सकते हैं ना कि देखें इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने क्या नहीं किया। नहीं, मैंने बताया, मैंने आपको दोनों फहरिस्तें बताई। मैंने आपको बताया डस्का इलेक्शन पर उनको गुस्सा है, उनको तहकीकाती रिपोर्ट के बाहर आने पे गुस्सा है, उनको जो है वो इलेक्शन उनकी मर्जी के टाइम पे ना कराने पे गुस्सा है, और मखसूस नशिस्तें जो हैं वो उनको उसका फैसला कानून से ऊपर होकर करने पे उनको गुस्सा है। लेकिन उसके साथ साथ इमरान खान की सियासत में हवा किसने भरी है? इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, इन्हीं के नीचे वो 15 इलेक्शन जीत गया ना, इन्हीं के नीचे उन्होंने 25 लोगों को डीसीट किया था ना। अगर 25 लोग डीसीट ना होते तो इमरान खान आज कहां होते? मेरा सवाल यह है कि इमरान खान की सियासत कहां होती मंसूर साहब? अगर ये इलेक्शंस के अंदर डस्का की तरह धुंध छा जाती, जो हुकूमत है पंजाब हुकूमत, वफाकी हुकूमत जो है, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनके साथ मिले हुए होते, और हमने अगर ये धुंध छानी होती तो छा जाती ना, फिर इमरान खान 15 सीटें जीत के दिखाते। तो ना करें, इमरान खान को इतना बड़ा लाडला ना बनाए कि जिसको वो उसको, मैंने तो पहले भी कई दफा बताया, एक ही हल है, इमरान खान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी लगाएं, आर्मी चीफ भी लगाएं, उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी लगाएं, इनको सब कुछ लगा दें, या उनके हाथ में रिमोट दे दें इन सब के लिए। इजाजत दीजिए मुझे। जो इमरान खान के रिमोट कंट्रोल पर नहीं चलेगा उसका यही हाल होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, आई एम सॉरी, हम लाडले की किसी डिक्टेशन को लेने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान जिसको चाहे वो मुल्क में रहे, बाकी सारे मुल्क बदर हो जाएं, ये नहीं होगा, ये नहीं होने देंगे। जी अभी सब प्लीज गो अहेड। मंसूर, ये जो डस्का इलेक्शन की बार बार बात हो रही है ना, हाँ। डस्का इलेक्शन को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो उम्मीदवार थी वहां पर जाके उन्होंने लिख के दिया था कि मुझे चंद मखसूस पोलिंग स्टेशंस पर मुझे रीपोलिंग करवा दी जाए। ठीक। हत्ता कि खुद मुस्लिम लीग नून के अंदर बाज लोग जो थे वो इस नतीजे को कबूल करने के हक में थे। अच्छा, ये सिर्फ खाकसार आपका ये जो है आपके सामने बैठा हुआ, चूंकि इलेक्शन की सियासियात का एक तालिब इल्म है, तो उस वक्त जो पहला एतराज़ डस्का के इलेक्शन पे 7 बजे, अभी रिजल्ट मुकम्मल नहीं आए थे, 7 बजे सबसे पहला ये इस खाकसार ने किया था। मैंने कहा था, चाहे टीवी पे बैठ के अर्ज किया था कि चाहे इसका नतीजे में मुझे गिरफ्तारी क्यों ना भुगतनी पड़े, मैं डस्का के इलेक्शन को इलेक्शन मानने से इनकार करता हूँ और बबांगे दोहल करता हूँ। आपने ये भोंडी हरकत क्यों की? बस वो मुझे भोंडी हरकत हो गई। लेकिन बहरहाल उस वक्त PMLN के अंदर भी इवन लोग जो थे ना वो एक उनके हाथ तशवीश थी और किसी हद तक परेशानी थी कि पता नहीं क्या होगा। ये खाकसारी जी। अज़मा साहब बात कीजिए, फिर मैं एजाज के पास। सर एक मिनट, मैं डस्का इलेक्शन की कैंपेन से लेकर आखिरी दिन RO के रिजल्ट लेने तक मैं वहां मौजूद थी,
और ये जो इलेक्शन के दिन जो सारा कुछ हुआ, ये खाली 20 प्रिजाइडिंग अफसर्स को उठाने पे नहीं हुआ था। अगर आपने रिपोर्ट आपने यकीनन पढ़ी होगी, उस पूरी रिपोर्ट में जो सारा दिन फायरिंग टाइगर फोर्स के जरिए कराई गई, जिस तरह से पोलिंग को रुकावट का निशाना बनाया गया, जिस तरह पुलिस अफसरान को इस्तेमाल किया गया, जिस तरह सरकारी अफसरान को, और एंड पे फिर जब प्रिजाइडिंग अफसर उठाए गए, ये तमाम चीजें मिलकर रिजल्ट जो है वो अनाउंस हो ही नहीं सकता था। री इलेक्शन बनता ही बनता था और बाद में इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी वेरीफाई किया था। ये भी जरा ज़हन में रखिए। ओके, पॉइंट आ गया आपका। एजाज, मैं कमिंग टू यू, मुझे ये बताइए कि हबीब साहब ने अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही, मेरा ख्याल में उस आर्गुमेंट के अंदर काफी वेट है कि अगर एक इलेक्शन होना है और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंडर होना है, जाहिर बात है इस पूरे प्रोसेस के अंदर वो एक अंपायर की हैसियत रखता है। तो यहाँ पे दो टीमें अगर मैच खेलने जा रही हैं तो उन दोनों का इस बात पे मुतफिक होना बहुत जरूरी है कि हाँ जी, ये जो अंपायर इस मैच की अंपायरिंग करेगा वो गैर जानिबदार है और दोनों टीमों को उस पर एतराज नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर सबसे बड़ी जमात है तो फिर उसके ये जो शक व शुबहात हैं, अगर ये यहाँ पे कायम है तो वो अगले इलेक्शन के रिजल्ट्स को भी नहीं मानेंगे। तो फिर ऐसे अंपायर के नीचे अगला इलेक्शन किस तरह होगा? मंसूर, आइडियल बात तो यही है कि सियासी जमातों को चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतमाद होना चाहिए। आइडियल बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो इन्वायरमेंट ये है कि जो आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि क्योंकि इमरान खान साहब सबसे ज़्यादा नंबर के हामिल आदमी है और उनको अगर किसी पे एतमाद नहीं है तो वो काबिल कबूल नहीं है, ये बेसिक आर्गुमेंट है। अब मुझे ये फरमाएं कि सबसे ज़्यादा नंबर का हामिल होने का मतलब क्या गलत सही और सही गलत हो जाए? क्या सबसे ज्यादा नंबर का हामिल होने का मतलब यह है कि डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली एक गैर आईनी रूलिंग दे और आप सुप्रीम कोर्ट का 7 अप्रैल का फैसला आज भी मेरे और आपके सामने है, उसके बावजूद आप जलसों में जाके उस रूलिंग को कानूनी करार दें और जो डिप्टी स्पीकर साहब हैं वो भी फख्र से ये काम करें और जो इमरान खान साहब हैं वो भी फख्र से ये काम करें। नंबर ज्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि आप आइन और कानून से बालातर हैं। नंबर ज्यादा होना इस बात का आपको राइट देता है कि आप पार्लियामेंट में आए और पार्लियामेंट में आके रूल करें। सियासी असूलों के तहत आप नंबर से बाहर हो गए हैं और अगर आप हर किसी पर एतमाद करें, चले मान लीजिए, फर्ज कर लीजिए कि ये बात भी, ये आर्ग्यूमेंट भी एक लम्हे के लिए मान लीजिए कि क्योंकि इमरान खान साहब को एतमाद नहीं है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को रिजाइन कर देना चाहिए। मान लीजिए नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन तैनात करेगा? यही हुकूमत तैनात करेगी कंसल्टेशन के साथ। क्या उस पर एतमाद होगा? आंसर है नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। इस पर एतमाद क्यों नहीं है? क्योंकि इनके ऊपर पॉलिटिकल रिजर्वेशन है। फिर हम बंदा कहां से लाएंगे? कौन लाएगा? अदलिया लेके आएगी। अदलिया, आप ये कह रहे हैं कि नंबर पे एतमाद नहीं है, अब अदलिया पर पीडीएम वालों को एतमाद नहीं है, वो खुलेआम ये बातें कर रहे हैं। असल मसला क्या है मंसूर? मसला ये नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अदलिया नहीं के ऊपर किसी को जो एतमाद है या नहीं, मसला ये है कि बेसिक रूल्स ऑफ द गेम वो तय नहीं हुए। बेसिक रूल्स ऑफ द गेम हमने देखा था कि मई 2006 में तय हो गए थे चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी के थ्रू, लेकिन खान साहब ने कहा कि नहीं, इन्होंने नंबर लगा लिए। अब खान साहब पॉपुलर हैं, इसमें किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है। खान साहब की एक वेव है, लोग उनके साथ हैं, इदारों के अंदर भी उनकी हमायत पाई जाती है, चाहे वो कोई भी इदारा हो, लोग उनके हक में बोलने के लिए यहाँ पर मौजूद है। लेकिन गलत और सही भी एक हैसियत रखता है। इसका मतलब नहीं कि मेरे पास सबसे ज्यादा नंबर हैं तो मैं गैर आईनी इकदाम को कहने लग पड़ूं कि ये इकदाम आईनी है तो वो आईनी हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि पार्लियामेंट विल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट करते हुए वो करती है। आखिरी बात यह है कि इस वक्त जो सबसे बड़ी जरूरत है वो ये एक नए चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी की जरूरत है। इमरान खान साहब को चाहिए तो वो चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी के लिए आगे बढ़े, सारी सियासी जमातें आगे बढ़े और रूल्स ऑफ द गेम। जो लफ्ज आप इस्तेमाल कर रहे हैं इमरान खान साहब को, मेरे ख्याल में इस लफ्ज से ही चेड़ा है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। ये तो वो तो बार बार उसको कहते हैं, सारी जमातों ने मिलकर एक एनआरओ जो है वो अपने आप को दे दिया और इसी तरह ये मामला आगे चला। मैं हबीब साहब से जरा कमेंट लेना चाहूंगा। हबीब साहब, ये एजाज की जो बात है कि सिर्फ नंबर अगर आपके पास ज्यादा है और आप जमात सबसे बड़ी है तो आप डिक्टेट नहीं कर सकते। हर चीज आपकी किस तरह मान ली जाए, वो कानूनी है, आईनी है या गैर कानूनी है, किस तरह इसको मान लिया जाए?
नहीं, इसमें मेरा ख्याल सवाल तो कानूनी और गैर कानूनी का होना चाहिए। गलत या सही तो फिर हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना होता है ना। अब बात यहाँ पर सवाल जो है वो ये गलत या सही का नहीं है। सवाल ये है कि आपको एक शख्स मंजूर है, मुझे नहीं, या मुझे एक शख्स मंजूर है, आपको नहीं। इवन तो आपने खुद यहाँ पे तो ट्रस्ट का मामला है। इवन तो आपने खुद लगाया। जावेद इकबाल साहब को किसने लगाया था? ये इन लोगों ने, जावेद इकबाल साहब को खुद पीएमएलएन ने लगाया, लेकिन उनके कहने पे हटे तो नहीं ना। बात यह है कि आप ना हटाएं। आप एहतजाज तो कोई करेगा ना कि जनाब जिस तरह पीएमएलएन ने अभी रिसेंटली एक फैसले के ऊपर पीएमएलएन का मौकिफ तो सामने आया ना कि जनाब हमें इस 3 रुकनी बेंच के फैसले को हम मान रहे हैं, हम तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन हम इसको जरूरी नहीं कि हम इसके साथ भी, हमें इससे इख्तलाफ है। देखिए बात यही डेमोक्रेसी का हुस्न है। साकिब निसार साहब के ऊपर लोगों को एतराज हुआ, बिल्कुल हुआ भाई, आप नहीं हटाना, हटाने का तो एक तरीका है ना। तो पॉलिटिकल लोग क्या करते हैं? पॉलिटिकल लोग अपनी बात कहते हैं, जो उनके पास पॉलिटिकल प्रेशर होता है, जो रास्ता होता है उसको, उस जो उनका सामान होता है, जितना प्रेशर वो डाल सकते हैं वो डालते हैं। तो देखिए दिस इज हाउ पॉलिटिक्स वर्क्स ना। आप इसमें गलत या सही, मेरा ख्याल है कि अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछे तो मेरा ख्याल है कि सेफेस्ट रास्ता यह है कि हमें एक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगा लेना चाहिए। लेकिन बहरहाल एक कानूनी, उन्हें एक कानूनी जवाज भी हासिल है और एक कानूनी प्रोटेक्शन भी हासिल है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। 2.5 साल हुए, 2.5 साल रहते हैं वैसे। हाँ, तो अगर अब उस प्रोटेक्शन में रहना चाहते हैं तो रहे। अच्छा अजमा साहब, मेरा सवाल भी साथ ले लें, उसके बाद आप कमेंट कर लीजिएगा। मुझे याद आता है, और मेरे दोनों भाई जो मेरे साथ मौजूद है, मेरे ख्याल में उसमें मेरी मदद भी करेंगे। आप लोगों ने तो खुद भी इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज किया हुआ है। 2018 के जब इलेक्शन हुए थे तो उसके बाद आप ये जितनी आप लोग जमातें थी जो ऑपोजिशन से ताल्लुक रखती थी, आप लोगों ने तो इलेक्शन कमीशन के बाहर वो एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा एहतजाज किया था, जिसमें शहबाज शरीफ साहब तशरीफ नहीं ला सके थे, गालिबन उनकी कमर में उस दिन दर्द था तो वो नहीं आ सके थे। तो आप लोगों ने भी तो अपना डेमोक्रेटिक राइट ये जो है इसको यूटिलाइज किया हुआ है, आप लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ है उसे। जी बिल्कुल, और उस वक्त बकौल इमरान खान साहब के बहुत बुरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो था, जिसके दौरे हुकूमत में जो है वो आरटीएस बैठ गया था, और आज तक पूरे पाकिस्तान को पता नहीं चला वो आरटीएस कैसे बैठा था। खैर हमें सबको पता है, वो अलग बात है कि उसका जो है वो कोई उस तरह से तहकीकात होकर सबूत अवाम के सामने नहीं आया। लेकिन आज आपकी हुकूमत है, कर लें कि इमरान खान साहब, सर मैं गुजारिश करती हूँ, मेरा सवाल ये है कि अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना, बात करना वो चलें ठीक है, बदतमीज़ी करना, धमकी देना, गाली देना, ये कहाँ से जायज़ है? और फिर ये जैसे मैंने कहा कि एक आईनी पोस्ट है, मैं एक मिनट अज़मा साहब, एक मिनट, ये जो अभी थोड़ी देर पहले आपने 2018 के इंतखाबात के हवाले से बात कही है, क्यों नहीं करते इसकी तहकीकात? आज आपकी हुकूमत है, एक इंक्वायरी कमीशन बनाए। वैसे तो हमें 2018, 2019, 2020 3 साल हमें इतनी तफसीलात बताई गई, जलसे जुलूसों में आप लोगों ने नाम ले लेके, इल्जामात लगा के आपने बहुत कुछ बताया, पूरी आवाम को बताया। आज आपकी गवर्नमेंट है, इससे बेहतर मौका क्या मिलना है? हो सकता है अगले इलेक्शन में आपकी हुकूमत ही ना बने। अभी आपके पास चंद महीने या जितना भी टाइम रह गया मुझे नहीं पता, तो करें इसकी तहकीकात करें। 2018 के इलेक्शंस में क्या हुआ था, किस तरह आरटीएस बैठा था? आप सिर्फ ये कह रही हैं कि हमें तो पता है लेकिन इसकी कोई तहकीकात नहीं हुई। करें तहकीकात। सबको पता नहीं, सबको पता, बहुत सारे और काम करने के। ना इमरान खान ने चैन तो लेना नहीं ना उसने इस मुल्क को लेने देना है। और अब जो है वो किस किस फ्रंट पे लड़ेंगे हम। अभी इमरान खान का सारा स्यापा भी हमने ठीक करना है। अभी उसका सारा जो अजाब वो डाल के गया है, वो जो हमारे गले डाल के खुद इस वक्त पवित्र बन के बैठ गया है, अभी उसको भी हमें फेस करना है, जो हम कर भी रहे हैं। मेरा सवाल, एक मिनट, मैं इलेक्शन कमीशन पर रहना चाहती हूँ, वो एक आईनी पोजीशन है, उसको लगाने और उतारने का एक तरीकाकार है। या तो फिर डिक्लेयर कर दें कि इस मुल्क में जो है आईने इमरानियात होगा, और आईने इमरानियात में जो इमरान साहब चाहेंगे वो होगा। आप सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में ले जाएं उनके खिलाफ पिटीशन और जाकर वहां साबित कर दें। लेकिन फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की जो तश्कील है, जो उसका वो है, वो पूरी एज इट इज वहां मौजूद होना चाहिए, चंद लोग ना हो, वो जाकर वहां पे साबित कर दें। ये तो नहीं हो सकता कि मुझे जो है वो, चूंकि तुमने मेरी बात नहीं सुनी थी, तुम मुझे अकेले में मिले नहीं थे, मेरे फॉरेन फंडिंग का केस जो है वो तुम सुनाने से अगर फैसला बाज नहीं आए तो मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी फेर दूंगा। ये नहीं चलेगा। इमरान खान की धमकियों, गालियों, बदजबानी से डरकर इदारे जो है वो अपनी अगर सिमत तयन करेंगे, अपने फैसले करेंगे, तो आई एम सॉरी, फिर ये मुल्क नहीं चल सकता। और हमें इस मुल्क में आईने पाकिस्तान 1973 के तहत चलाना है। आईने इमरानियात के तहत ये मुल्क नहीं चलेगा, कत्तन
अबदन मुमकिन नहीं है। इससे पहले भी बहुत बड़े बड़े डिक्टेटर आए, उन्होंने भी कोशिश करके देख ली, आईने पाकिस्तान को जो है वो मुअत्तल करके भी देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन इस मुल्क में जमहूरियत और आइन को ही कायम रहना है, और जो जिसकी जगह है उस जगह पे काम करना है। इमरान खान को डिक्टेशन की इजाजत नहीं दे सकते। सॉरी एजाज, मुझे एक बात बताइए, मुझे बड़ा अजीब लगता है जब आइन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ की बात अगर मुस्लिम लीग नून की जानिब से आ रही हो कि जनाब हमसे ज्यादा आइन और कानून का कोई बहुत बड़ा चैंपियन कोई नहीं है। मतलब पूरी दुनिया के अंदर कहीं पे इस तरह नहीं होता कि एक शख्स जो जेल में कैद हो वो जहाज में बैठ के उस मुल्क से उड़ जाए। किसी कानून में पूरी दुनिया में आपको ये मिसाल नजर नहीं आएगी। और उसके बाद हमें आइन और कानून की जब मिसालें दी जाए तो इस तरह तो फिर आप ये सवाल मुझसे पूछे ना। नहीं मैं आपसे सवाल पूछने वो अदालत के हुक्म पे गए थे ना। हम आज भी अदालत फेस कर रहे हैं ना, हम आज भी अदालत फेस कर रहे हैं ना। इमरान खान की गोलीबाजी की सारी जियाटियां जो है जो बदल दिया जाए वो कोई नहीं देखेगा। उस्मा साहब, उस अदालत ने मफरूर करार दिया हुआ है क्योंकि जो गारंटियां आप लोग देकर गए थे उस गारंटीज को पूरा नहीं किया गया ना। मेरा जो सवाल एजाज से था वो ये था, एजाज एग्जैक्टली यही बात अगर इमरान खान साहब, जवाब देती हूँ मैं वो चले मैं कह रहा हूं कि मैं अगर इमरान खान साहब के सामने ये ठीक है, मैं अगर ये बात इमरान खान साहब के सामने करूंगा तो इमरान खान साहब भी ये कहेंगे कि ये मुल्क जो है वो शरीफों के कानून के तहत नहीं चलेगा, ये नहीं हो सकता कि इस तरह चले। तो बेसिकली आर्गुमेंट तो सिर्फ यही है ना कि मैंने तेरी बात नहीं मानी, तूने मेरी बात नहीं मानी। मंसूर अलमिया पता है क्या है? मंसूर अलमिया ये है मुस्लिम लीग नून का और हमारी बाकी सियासी जमातों का भी कि 2018 के आम इंतखाबात में नारा लगाया गया कि ये इंतखाबात ठीक नहीं हुए, एक कमीशन भी बनाया गया, एक कमेटी भी बनाई गई, लेकिन नून लीग ने उस कमेटी को चलाने की कोशिश नहीं की। नारा लगाया गया वोट को इज्जत दो और कहा गया कि सिलेक्टेड। फिर जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन गए तो यूं लगा कि जरा वोट को इज्जत मिल गई है। या 2018 के इलेक्शन गलत थे, और अगर वो गलत थे तो शहबाज शरीफ साहब का वजीर आजम बनना भी गलत है, लीडर ऑफ द अपोजिशन बनना भी गलत है। फिर कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये ठीक नहीं है, इनके खिलाफ एहतजाज किया गया, इनके खिलाफ नारेबाजी की गई। वहां पर आपको पता है सारी पॉलिटिकल क़यादत आई थी मुस्लिम लीग नून की, शहबाज शरीफ साहब के अलावा। तो उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर बुरे थे, आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इमरान खान के साथ मैच पड़ गया तो आज ये अच्छे हो गए। अलमिया ये है कि सिर्फ शरीफ ही नहीं, आपने बात की ना कि शरीफों का कानून इमरान खान कहते हैं, वो थोड़ी बात करते हैं। अलमिया ये है कि शरीफों के अलावा भी कुछ शरीफ लोग हैं जिनकी बात नहीं होती, जो कि फैसला करने और करवाने की अहलियत रखते हैं कि किसको इलेक्शन से बाहर करना है, इलेक्शन का आरटीएस किस तरह से बंद करना है, किस तरह किसी को सजा दिलवानी है, और सजा हुई हो तो फिर ऑर्डर आएगा और वो बंदा बैठ के जहाज पे बाहर चला जाएगा। ये भी रियलिटीज है इस मुल्क की। एजाज, मुझे सिर्फ ये बताइए, अब आपको जो जिस जगह तक ये सियासी टेम्परेचर पहुंच चुका है, सियासी टेम्परेचर जहां तक पहुंच चुका है, आपको लगता है, और ये मैं हबीब साहब से भी यही मेरा सवाल होगा, आपको लगता है इस मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंडर अगला इलेक्शन हो सकता है? मुझे लगता है कि मंसूर इस वक्त जो सियासत पे जो मंजरनामा दिखाई दे रहा है उसके पीछे बहुत चीजें हो रही हैं, कुछ मुलाकातें हो रही हैं और बातचीत हो रही है, कुछ रूल्स ऑफ द गेम तय किए जा रहे हैं। अगर वो रूल्स ऑफ द गेम तय हो गए तो शायद चीफ इलेक्शन कमिश्नर नए आएंगे, लेकिन मुझे तय होते हुए नजर नहीं आ रहे वो रूल्स ऑफ द गेम। मुलाकातें जरूर हो रही हैं, पसे पर्दा राब्ते हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है इसमें एक और बात ऐड करके बता दीजिए कि क्या उससे पहले वो जो फैसला जिसके लिए नून लीग बार बार बात करती है फॉरेन फंडिंग केस का, वो आएगा या वो बहुत ज्यादा महफूज हो गया? मेरे ख्याल में अगले 12 से 15 दिन में वो फैसला आ रहा है। मेरी इत्तला ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो फैसला तहरीर कर रहे हैं और डिटेल्ड डिसीजन आएगा। हबीब साहब, ये कितना बड़ा इशू है? वैसे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में तो आप वैसे ही कह चुके हैं कि उन्हें मुस्ताफी होना चाहिए और दूसरा आना चाहिए, उस सवाल का जवाब तो आप दे चुके हैं, लेकिन ये जो फॉरेन फंडिंग केस का मामला है, ये बहुत ज़्यादा नून लीग इससे उम्मीदें लगा के बैठ गई है, या आपके ख्याल में ये खान साहब के लिए कोई वाकई प्रॉब्लम हो सकती है? मेरा ख्याल है कि उम्मीदें कुछ ज़्यादा है। अच्छा, उम्मीदें कुछ ज़्यादा है। इस फॉरेन फंडिंग केस को अगर आप देखें तो उसमें को बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं हैं। हाँ, पॉलिटिकल सियासी सनसनी उससे ज़रूर पैदा की जा सकती है, थोड़ा
अखबार टीवी चमकाए जा सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको लीगली आप देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा मीट नहीं है। ऐसा नहीं है कि जनाब बैन लग जाएगा, नाहल हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि जो जितना भी पैसा जिसके ऊपर सवाल है वो ऐसा कहीं किसी संदूक से बक्से से नहीं निकला, वो सारे का सारा बैंकिंग प्रोसेस के जरिए आया हुआ है, बैंकिंग चैनल के जरिए आया हुआ है। तो लिहाजा उस पैसे के ऊपर ये तो कहना ये बहुत मुश्किल है कि ये पैसा किसी जुर्म की पैदावार है या मनी लॉन्ड्रिंग की पैदावार है, और ये तो खैर डोमेन भी नहीं है उसका। असल देखना यह है कि उस पैसे का सोर्स क्या है। अगर वो सारा पाकिस्तानी यानी ऐसे लोगों से आया है जो पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग हैं, वहां से आया है, तो पैसा और अगर फॉरेन कंपनी से, फॉरेन कंपनी से कैसे? अगर तो फॉरेन कंपनी कोई ऐसी है जिसमें कोई पाकिस्तानी काम करता है तो फिर सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। अच्छा। अगर बिल्कुल ही फॉरेन कंपनी है जिसमें कोई पाकिस्तानी काम नहीं करता, नहीं, अबराज तो वो एक पाकिस्तानी ओनर की कंपनी है ना, और उसमें खैर और भी उनके पार्टनर्स जी ऐसा ही होता है, ऐसे ही कंपनी। तो अगर तो पाकिस्तानी की तरफ से आया और उस किसी कंपनी में कोई पाकिस्तानी शामिल है, तो आप बाहर रह के आपने खुद सारी चीजें देखी है कि वहां पे मौशियात किस तरह चलती है या किस तरह पैसे एक दूसरे को दिए जाते हैं, फंड रेजिंग किस तरह होती है। तो आई डोंट सी कि उसके अंदर कोई बहुत बड़ा मसला है, लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तान में तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। हबीब अकरम साहब, उज़मा बुखारी साहबा और एजाज सैयद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये डिस्कशन बहुत अच्छी चल रही थी, तीनों ही बड़े अच्छे हमारे गेस्ट थे, और मेरे ख्याल में काश ये प्रोग्राम में मजीद 1 घंटा और भी कर सकता, लेकिन अफसोस टाइम की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।